नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 13 जनवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह है आज पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज और साथ ही साथ फ्रंट पेज पर ली गई खबर है, जिसके तहत मुख्य रूप से हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के संदर्भ में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण कृषि कानून हैं उसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई है और इसके माध्यम से अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको सुलझाए जाने के दृष्टिकोण से एक समिति का गठन भी किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि व्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से कृषि कानूनों को पारित किया गया था। उसके बाद से ही इन कृषि कानूनों को लागू किए जाने के दृष्टिकोण से लगातार विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे थे दिल्ली के क्षेत्र में। इसके संदर्भ में किसानों के समूह और सरकार के मध्य कई दौर की वार्ता हुई, बावजूद इसके अब तक इसका अंतिम परिणाम नहीं निकल पाया है। अब इसके संदर्भ में मामला जब न्यायालय गया तो अब सुप्रीम कोर्ट का इसके संदर्भ में एक फैसला आया है और इसने अंतरिम आधार पर इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब इसके तहत हम ये देखेंगे कि यह 3 कृषि कानून कौन से हैं और इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस प्रकार का है। तो यह जो दोनों हमारे आर्टिकल हैं यह जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से भी इनका संबंध आप जोड़ सकते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल ही 12 जनवरी 2021 को 3 विवादित कृषि कानूनों को लागू करने पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी गई है और इसके तहत एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो कृषि कानूनों की समीक्षा करेगी और इसके संदर्भ में केंद्र सरकार को इसके द्वारा सुझाव भी दिया जाएगा। मुख्य रूप से इस कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के अलावा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक साउथ एशिया के प्रमोद जोशी, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल धनवंत और भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान को शामिल किया गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को असामान्य तौर पे देख रहा है और वह इसके आधार पर इसे निष्पक्षता की जीत के रूप में बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से अपने इस निर्णय के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसान विरोध प्रदर्शन को छोड़कर बातचीत के लिए आगे आएं और इसके संदर्भ में केंद्र भी किसानों की समस्याओं को सुने जाने के संदर्भ में अपील कर सके और दोनों पक्ष मिलकर बातचीत करके एक फैसला निकाल सकें, इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयास किया जा रहा है। दोनों पक्ष इस संदर्भ में शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकाल सकें, इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है वह बहुत सारे प्रश्नों को भी खड़ा करता है। मुख्य रूप से हमें इसके संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में जो विविध प्रकार के क्षेत्र का विभाजन, कार्य का विभाजन किया गया है, विविध प्रकार के शक्ति के अंगों के मध्य, उसको हमें देखने की आवश्यकता है। इसके तहत जब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में शक्ति पृथकीकरण की, तो शक्ति पृथकीकरण के तहत हम एक और तो कार्यपालिका की भूमिका को देखते हैं, दूसरी तरफ हम इसके संदर्भ में विधायिका की भूमिका को देखते हैं और इसके साथ ही हम इसके संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका को भी देखते हैं। यह जो शासन के तीनों अंग होते हैं वह अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इनसे अपेक्षा की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से विधायिका यानी संसद के द्वारा कानून का निर्माण करने की अपेक्षा की जाती है, कार्यपालिका यानी सरकार के द्वारा उन कानूनों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है या उनको लागू करने की अपेक्षा की जाती है और न्यायपालिका द्वारा इसके संदर्भ में समय समय पर न्यायिक समीक्षा की अपेक्षा की जाती है, जिसमें
पारित किए गए किसी कानून की संवैधानिकता आदि प्रश्नों के संदर्भ में न्यायपालिका द्वारा जांच की जा सकती है। मुख्य रूप से कानून निर्माण का क्षेत्र चूंकि विधायिका के डोमेन में आता है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आदि करना चूंकि विधायिका का ही विशेषाधिकार है, और यदि इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका किसी कानून को बनाए जाने के दृष्टिकोण से उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए इसके संदर्भ में अगर भूमिका निभाने लगे तो इसे बहुत सारे रूपों में न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है और इसी के चलते इसकी आलोचना की जा सकती है। मुख्य रूप से विशेषज्ञों द्वारा यह कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इन कृषि कानूनों की संवैधानिकता के मुद्दे पर विचार व्यक्त करता तो वह उसके डोमेन में होता। वह शासन पर अपने माध्यम से एक समिति के निर्माण के द्वारा यदि अपने फैसले को न्यायपालिका द्वारा विधायिका या कार्यपालिका पर यदि थोपे जाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से इसकी आलोचना किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी कई सारे विशेषज्ञों ने बताया है, जिसके तहत विशेषज्ञों का कहना है कि खुद सरकार और कृषि संगठनों द्वारा कई दौर की वार्ता हो जाने के बावजूद, सरकार द्वारा काफ़ी सारे प्रयास किए जाने के बावजूद जब इस पूरे विवाद और इस पूरे निर्णय का अंतिम समाधान नहीं निकल पाया तो इस फैसले के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका अब देखी जा रही है। और इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो न्यायपालिका द्वारा कार्यवाही किया जाना उचित ही है, जिसमें जो विशिष्ट प्रकार के जो इसमें हितधारक हैं वह इस फैसले के संदर्भ में खुद सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जिसके दृष्टिकोण से अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हालांकि यदि हम बात करें इसके संदर्भ में किसान संगठनों की भूमिका की, तो किसान संगठनों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्मित किए गए पैनल के संबंध में यह कहना है कि यह जो पैनल गठित हुआ है वह सरकार समर्थक पैनल है, जिसके तहत जो समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा समय समय पर कृषि कानूनों को लागू किए जाने के संदर्भ में समर्थन ही किया जाता रहा है। इसी के चलते जो किसी संगठन से संबंधित जो व्यक्ति हैं जो कानून का विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा विरोध को जारी रखने की बात कही गई है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद कृषि कानूनों का विरोध किए जाने के संदर्भ में जो शांति की अपेक्षा की जा रही थी वो अभी भी प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसे प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। अब यदि हम इसके संदर्भ में पृष्ठभूमि की बात करें कि वह कौन से 3 कानून हैं जिसके बारे में हम लगातार चर्चा सुन रहे हैं, वह 3 कानून के नाम क्या हैं, उनका किन किन क्षेत्रों से संबंध है, उसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इनमें से 3 महत्वपूर्ण कानून हैं जो विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए गए और वर्तमान में अधिनियम के रूप में लागू हैं। इसमें पहले का नाम है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 जो अब अधिनियम बन चुका है। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक जो अब अधिनियम बना है। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये 3 जो हैं प्रमुख कृषि कानून हैं जिनका हम लगातार विरोध देख रहे हैं। ये जो तीनों कृषि कानून हैं इसको एक एक करके हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। पहला जो हमारा कानून है जिसका नाम है किसानों के उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, वह मुख्य रूप से कृषि मंडियों में सुधार किए जाने के दृष्टिकोण से बनाया गया है, जिसे तकनीकी आधार पर एपीएमसी कहा जाता है। कृषि उपज विपणन समितियां, जहां पर किसानों द्वारा एक सरकारी मंडी के दृष्टिकोण से यहाँ पे अपनी उपज को बेचा जाता है और सरकारी व्यवस्था के तहत सरकारी अधिग्रहण व्यवस्था एमएसपी का लाभ आदि लिया जाता है। अब ये जो सरकारी मंडी की व्यवस्था है जिसको 1950 और उसके बाद के दशकों में इसलिए लागू किया गया था ताकि किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर उचित मूल्य मिल सके, सरकारी समर्थन प्राप्त हो सके सरकारी खरीद के माध्यम से। इस पूरी व्यवस्था में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से अब इस मंडी व्यवस्था में प्रावधानों में बदलाव करके ऐसे प्रावधान किए गए हैं
जिसके तहत एक ऐसी व्यवस्था या इकोसिस्टम के निर्माण पर बल दिया गया है जहां किसान और व्यापारी अपने उत्पाद को राज्यों के तहत रजिस्टर्ड जो मंडियां होती हैं एपीएमसी, उसके बाहर भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। पहले क्या होता था कि किसानों के लिए बाध्यकारी था कि वह जो सरकारी मंडियां हैं उन्हीं सरकारी मंडियों में जाकर ही अपने उत्पाद को बेच पाते थे। इसके चलते मंडियों में एकाधिकारवादी मोनोपोलिस्टिक प्रकार की प्रवृत्तियों का जन्म हुआ और इससे कई सारे भ्रष्टाचार भी देखे गए। इसमें मंडियों में सरकारी मंडियों में विविध प्रकार के मध्यस्थों की भूमिका बढ़ी, जिसका जो लाभ है वह किसानों को प्राप्त नहीं होता था। तो इस प्रकार की मोनोपोलिस्टिक या एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को खत्म किया जा सके, इसके लिए अब ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि किसान और व्यापारी चाहें तो उन्हें मंडी आने की जरूरत नहीं है। वो अपने कृषि उत्पादों को मंडी के बाहर ही खरीदने और बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसके माध्यम से सरकार ये लक्ष्य रख रही है कि इससे पूरे भारत में एक बाधा रहित अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत किसान मंडियों में आने जाने में अपने उत्पाद को लाए जाने के संदर्भ में जो मार्केटिंग और परिवहन पर व्यय करते थे वो कम होगा और इससे किसानों को उनका उत्पाद का मूल्य बेहतर मिलने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही कृषि व्यापार को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी या फिर आप कह सकते हैं बेहतर कृषि उत्पाद मूल्य की प्राप्ति किए जाने के संदर्भ में ई नैम की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें एक पोर्टल की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजारों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जो ई बेसिस पे होगा, ऑनलाइन बेसिस पर होगा और इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, विशेष रूप से कृषि विपणन क्षेत्र आदि में। अब इसके माध्यम से सरकारें कोशिश कर रही हैं कि हम कृषि क्षेत्र में व्यापार को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर सकें। इसी के संदर्भ में दूसरा जो हमारा अधिनियम है वह भी काफ़ी महत्व रखता है, जिसका नाम है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020, जो मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संविदा कृषि को बढ़ावा देने वाला एक प्रावधान है। इसके माध्यम से किसान कृषि क्षेत्र में व्यापार करने वाली प्रमुख व्यापारिक फर्मों, प्रसंस्करणकर्ताओं, खुदरा व्यापारियों और निर्यातकों आदि के साथ भविष्य में होने वाली कृषि उत्पादों की बिक्री के संदर्भ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसके तहत पूर्व निर्धारित दरों पर कृषि उत्पाद को बेचे जाने की व्यवस्था की जाती है। यानी किसान एक तरफ हो जाएगा, किसान या फिर किसानों के समूह, वो अपने उत्पाद को पैदा किए जाने से पूर्व उसको बेचे जाने के संदर्भ में किसी एमएनसी या किसी कंपनी जैसे कि मान लीजिए पेप्सी से समझौता कर सकते हैं और वह जब अपने उत्पाद को पैदा कर लेंगे, उगा लेंगे, तो उसके बाद जो प्राइस तय की गई है उस प्राइस पे पेप्सी उनके उत्पाद को खरीद लेगा। और यह जो सारा जो मामला है वह एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किया जाएगा, जिसके द्वारा कृषि क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों को सुविधा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि जो भारत में 86% सीमांत और छोटे किसान हैं जो 2 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर से कम भूमि को रखते हैं, वे बाजार की अनिश्चितताओं से बच सकें, किसानों को अपने उत्पाद के संदर्भ में बेहतर तकनीक और इनपुट तक पहुंच हो सके, मार्केटिंग की लागत में होने वाली कमी से किसानों की आय में वृद्धि हो सके और प्रत्यक्ष मार्केटिंग में संलग्नता से मध्यवर्तियों की समाप्ति हो सके, जिसके द्वारा किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। इसके लिए भारत सरकार द्वारा इन कृषि अधिनियमों के माध्यम से संविदा कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है और इस कानून के माध्यम से एक प्रभावी विवाद निस्तारण तंत्र की भी स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से समय पर शिकायतों के निवारण का भी लक्ष्य रखा गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देके कृषि क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए
इस अधिनियम को पारित किया गया है। तीसरा जो हमारा कानून है उसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, जो मुख्य रूप से 1955 का जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, आवश्यक वस्तु अधिनियम था, उसमें सुधार करने के लिए बनाया गया एक कानून है। इसके माध्यम से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में जिन उत्पादों को एक सीमा से ज़्यादा इकट्ठा किए जाने के संदर्भ में जो दंडनीय प्रावधान आदि किए गए थे, अब उन दंडनीय प्रावधानों से कुछ कृषि उत्पादों को बाहर कर दिया गया है, जिसमें खाद्यान्न, दाल, तेल, प्याज और आलू को 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिया गया है। और अब इसके माध्यम से जो इसमें लगने वाली स्टॉक लिमिट की बाधाएं थीं कि आप इसका एक सीमा से ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते, अब उस सीमा को हटा दिया गया है जब तक असामान्य परिस्थितियां, युद्ध परिस्थितियां या फिर गंभीर अकाल जैसी परिस्थितियां लागू ना हो जाएं। इसके माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है कि कृषि क्षेत्र में हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को बढ़ावा दे सकें, हम इसके तहत कृषि क्षेत्र में बड़ा विकास को बढ़ावा दे सकें, हम इसके माध्यम से जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो वह कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देंगी, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देंगी और इसके माध्यम से न केवल किसान अपितु उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त होगा, जो अंततः कृषि मूल्य क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगा। और इसके माध्यम से जो प्रतिस्पर्धी बाजार और वातावरण का निर्माण होगा, वह कृषि उत्पादों में होने वाली बर्बादी में भी कमी ला सकता है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। लेकिन इन तीनों ही कृषि कानूनों का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि एक तो इसके माध्यम से जो हम कृषि बाजार मंडियों या फिर सरकारी मंडियों को कमजोर करने की जो नीति अपना रहे हैं, वह कहीं आगे चलकर सरकारी समर्थन प्रणाली, सरकारी खरीद प्रणाली या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को ही समाप्त ना कर दे। जो दूसरा जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने वाला, उसका जो प्रावधान है उसका इस आधार पर विरोध किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी एमएनसीज और बड़ी बड़ी कंपनीज की तुलना में जो छोटे जो किसान होंगे उनके पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह एमएनसीज के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट का पालन ना किए जाने की स्थिति में उन पर केस कर सकें। केस किए जाने की स्थिति में भी एमएनसीज की शक्ति ज़्यादा होगी जो किसानों का शोषण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया गया है वह भी बड़ी बड़ी कंपनियों को ही लाभ देने वाला हो सकता है, जिसके तहत जो किसान हैं वो अपने उत्पादों को काफ़ी कम कीमतों पर कंपनियों को देने पर विवश हो सकते हैं और इससे कृषि क्षेत्र पर एक नवीन प्रकार का आप कह सकते हैं कंपनी राज स्थापित हो सकता है या कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण हो सकता है, जिसका लाभ कोई ज़रूरी नहीं है कि किसानों को भी प्राप्त हो। तो इस आधार पर जो है इन कानूनों का विरोध किया जा रहा है। अब इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इसके संदर्भ में किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जो पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पर दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है सार्क से, दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ावा देने वाला 8 देशों का संगठन, जिसमें सार्क की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 2014 में हुई थी और उसके बाद से ही इसकी शिखर बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका है और यह एक प्रकार से सार्क के मृतप्राय होने का यानी सार्क के समाप्त होते जाने का सबूत दिखाता है। हालांकि कोरोना वायरस का प्रभाव जिस प्रकार से दक्षिण एशिया पर पड़ा है, जिस प्रकार से चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में बढ़ रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सारे देशों का ये कहना है कि सार्क को पुनः जीवित किए जाने की आवश्यकता है। तो इसके संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को देखेंगे। संदर्भ क्या है? संदर्भ मैंने आपको बताया 2014 के बाद से ही सार्क की शिखर बैठक आयोजित नहीं हुई है। जब हम बात करते हैं सार्क की, तो सार्क में मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों के
जो अलग अलग देश हैं वह शामिल हैं और इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला संगठन। यह मुख्य रूप से 8 देशों से युक्त एक संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में की गई थी और इसमें तब 7 सदस्य देश शामिल थे, जिसमें भारत, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका महत्वपूर्ण हैं। इसकी पहली बैठक पहली बैठक 8 दिसंबर 1985 में आयोजित की गई। उसके बाद प्रति 2 साल पर इसकी बैठक आयोजित की जाती रही है, जिसके तहत अंतिम बैठक 2014 में काठमांडू में हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। 2016 में इसकी बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होनी प्रस्तावित थी। हालांकि भारत ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसी समय उरी क्षेत्र में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसका दोष पाकिस्तान पर है। इस भारत का ही साथ देते हुए बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया और 2016 के बाद से ही लगातार विवाद जारी है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाया है। अब इसके तहत लगातार अलग अलग जो देश हैं जैसे कि नेपाल आदि, वह लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इसको हमें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। तो दक्षिण एशिया में एकीकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से सार्क यानी दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि सार्क की असफलता से क्षेत्र का जो दूसरे क्षेत्रों की तुलना में जैसे कि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या फिर मध्य एशिया, उसकी तुलना में जिस प्रकार से दक्षिण एशिया का एकीकरण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। इसमें बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं जिसके चलते सार्क में लगातार समस्याएं देखी जाती हैं। मुख्य रूप से इसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य विभिन्न मुद्दों पर समस्याओं का होना सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विशेष रूप से इसमें भारत द्वारा पाकिस्तान पर राज्य समर्थन का आरोप लगाया जाता है आतंकवाद के संदर्भ में। दोनों देशों के मध्य मुख्य रूप से कश्मीर आदि को लेकर सीमा विवाद भी हैं, जिसके चलते सार्क की बैठकों को आयोजित किए जाने के संदर्भ में मतभेद लगातार बने हुए हैं। हालांकि इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने भारत के इस स्टैंड की आलोचना भी की है, जिसके तहत उनका ये कहना है कि भारत का कोई पाकिस्तान के साथ ही सीमा विवाद नहीं है। भारत का 2020 में चीन के साथ भी सीमा विवाद देखा गया। इसके बावजूद भारत ने संघाई सहयोग संगठन में भागीदारी की। भारत द्वारा रूस और चीन को शामिल किए जाने वाले RIC की बैठक में भी शामिल हुआ और साथ ही साथ भारत द्वारा G20 की बैठक में भी भाग लिया गया जिसमें चीन शामिल है। खुद भारत ने पाकिस्तान के साथ संघाई सहयोग संगठन में भाग लिया था जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही शामिल हैं। साथ ही साथ 2020 के काल में भारत का नेपाल से भी विभिन्न मुद्दों को विवाद देखा गया, जिसमें काला पानी क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके दोनों देश जो हैं बैठकों को बढ़ावा दे रहे हैं और आने वाले समय में नेपाल के विदेश मंत्री भी भारत आने वाले हैं। इसी के संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि हम यदि पाकिस्तान में इसको आयोजित किए जाने को लेकर इसकी विरोध कर रहे थे तो हम सार्क को वर्चुअल आधार पर भी आयोजित कर सकते थे और इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। इसके लिए हमें कार्य करना होगा। विशेष रूप से कोरोना वायरस के काल में दक्षिण एशिया के देशों को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें विश्व बैंक जैसी संस्थाएं लगातार दक्षिण एशिया में कोरोना वायरस के विशेष और नकारात्मक प्रभाव की चर्चा कर रही हैं। मुख्य रूप से कोरोना वायरस की वैक्सीन को कैसे वितरित किया जाए, वैक्सीन का ट्रायल, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के निर्माण के साथ ही दक्षिण एशिया में वैक्सीन के दृष्टिकोण से जो विद्यमान व्यापक बाजार है उसके दृष्टिकोण से भी दक्षिण एशिया का सार्क के माध्यम से संयुक्त होना, एकीकृत होना आवश्यक हो जाता है। मुख्य रूप से कोरोना वायरस के काल में दक्षिण एशिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी गंभीर प्रभाव देखा गया है। इसके तहत न केवल भारत जैसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मंदी का सामना करना पड़ा है, अपितु भारत जैसे देशों में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी भी देखी गई है।
विश्व बैंक के अनुसार इसके तहत विशेष रूप से जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिनके राजस्व या मजदूरी में 22% तक की कमी देखी गई है। साथ ही साथ कोविड-19 के प्रभाव से दक्षिण एशिया क्षेत्र में लगभग 10 मिलियन नौकरियां समाप्त हुई हैं, लगभग 1 करोड़। साथ ही साथ इससे जीडीपी में विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में $52 बिलियन की कमी आना संभावित है। विश्व बैंक के अनुसार इन कमियों को दूर करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत न केवल दक्षिण एशियाई देशों को अपने देशों में श्रम सुधारों को बेहतर बनाना होगा, साथ ही साथ दक्षिण एशिया में आपसी व्यापार यानी इंट्रा ट्रेड को भी बढ़ावा देना होगा, जिसके लिए हमें दूसरे देशों और क्षेत्रों का उदाहरण देखना चाहिए, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र के जो देश हैं वहाँ पे आपसी व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ईस्ट अफ्रीका पूर्व अफ्रीका सिंगल जॉइंट वीज़ा सिस्टम अपनाया गया है। साथ ही साथ जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मेकोंग रीजन है और जो लैटिन अमेरिका में या फिर आप कह सकते हैं अमेरिकी क्षेत्र में जो कैरिबियन देश हैं उन्होंने भी एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एकल वीज़ा सिस्टम को अपनाया है। और दीर्घकालिक स्तर पर यदि हम दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा को लागू करना चाहते हैं, उसको लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए दक्षिण एशिया में संयुक्त रूप से हमें कार्य करना होगा। वर्तमान में हम वैश्वीकरण के दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे देश जैसे अमेरिका आदि वो वैश्वीकरण से पीछे हट रहे हैं। अब इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में मुख्य रूप से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उदाहरण देखे गए हैं। इसके तहत देश आपस में जुड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समझौतों को कर रहे हैं और इसके माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण के उदाहरण हमें लगातार प्राप्त होते हैं। इसमें हम अमेरिका के क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में मैक्सिको, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका समझौता यूएसएमसीए को देख सकते हैं। दक्षिण एशिया में एकल बाजार स्थापित करने के लिए, दक्षिण अमेरिका में एकल बाजार स्थापित करने के लिए मर्कोसुर का उदाहरण महत्वपूर्ण है। यूरोप में यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप मुक्त व्यापार समझौता AfCFTA और खाड़ी क्षेत्र में खाड़ी सहयोग परिषद, दक्षिण पूर्व एशिया में RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। अब भारत को भी इसके संदर्भ में मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में जो FTA किया गया है, जिसे हम साफ्टा के नाम से जानते हैं, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एक्ट, ठीक है, तो जो हम मुक्त व्यापार समझौता साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने दक्षिण एशिया में एकल बाजार को स्थापित किए जाने के दृष्टिकोण से, मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से जो हमने इसको स्थापित किए जाने की बात कही है, वो बेहतर ढंग से की जा सके, इसको भी हमें करना होगा। हाल के समय में हमें इसके संदर्भ में चीन की नीति को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से चीन लगातार प्रयास कर रहा है। इसके तहत चीन द्वारा मुख्य रूप से पाकिस्तान और नेपाल के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही साथ चीन द्वारा हाल के समय में भारत और भूटान को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य सभी देशों के साथ बेल्ट एंड रोड पहल के संदर्भ में भागीदारी की है। खुद चीन 2005 से 2014 के काल में सार्क का सदस्य बनने की इच्छा लगातार जाहिर करता रहा था, जिसके लिए उसने लगातार कार्य भी किया। भारत द्वारा हालांकि इसका विरोध किया गया, जिसके चलते चीन सार्क का सदस्य नहीं बन पाया। हालांकि हाल के समय में जिस प्रकार से चीन द्वारा कोविड-19 के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से, दक्षिण एशिया में गरीबी उन्मूलन किए जाने के दृष्टिकोण से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ मिलकर साझेदारी वार्ता की गई है। इस साझेदारी वार्ता के 3 सत्रों का अब तक आयोजन किया जा चुका है और भविष्य में ऐसा भी संभव है
कि चीन, भारत और भूटान को छोड़कर बाकी जो दक्षिण एशिया के 6 देश हैं उनको साथ लेकर अपना खुद का एक संयुक्त बैठक फोरम बना सकता है और इन सारे देशों को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भागीदारी के लिए भी बुला सकता है। इसी के तहत भारत को सावधानी से कार्य करने की जरूरत है, जिसके संदर्भ में हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना होगा। भारत द्वारा इसके विपरीत सार्क को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हाल में नहीं किए गए हैं। 2020 के मार्च में भारत द्वारा कोविड-19 से लड़ने हेतु सहयोग के दृष्टिकोण से सार्क की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इसको फॉलो अप नहीं किया गया। अब तक इसकी कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है। अब चूंकि समय समय पर नेपाल आदि देश, दक्षिण एशियाई देश सार्क को पुनर्जीवित करने की बात करते रहे हैं, इसके लिए भारत द्वारा यदि पहल नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से भारत की कूटनीतिक कमी का द्योतक होगा, जिसे हमें दूर करना होगा और तभी हम सार्क का प्रयोग करके दक्षिण एशिया में अपनी पहचान को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे और दक्षिण एशियाई मंच का प्रयोग करते हुए भारत अपनी वैश्विक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी सकारात्मक रूप से कार्य कर सकता है। तो सार्क क्षेत्र को हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तभी हम वैश्विक क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर कार्य कर पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जो पेज नंबर 6 पर दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह जो एडिटोरियल है यह संबंधित है पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर वी नारायणसामी और पुदुचेरी की ही उपराज्यपाल एलजी किरण बेदी के मध्य होने वाले विविध प्रकार के विवादों से, जिसमें पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो वह दिल्ली के समान ही एक यूटी है और इसके संदर्भ में दिल्ली में जिस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है उसी प्रकार से पुदुचेरी में भी व्यवस्था है। हालांकि दिल्ली के समान ही यहाँ पे एलजी की जो नियुक्ति है, उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वह केंद्र द्वारा की जाती है और कई मामलों में जो उपराज्यपाल हैं उनको मुख्यमंत्री की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसके चलते कई बार दोनों के मध्य विवाद देखे जाते हैं। हाल के संबंध में जो विवाद देखे गए वो मुख्य रूप से कुछ अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर उभरे हैं, जिसके तहत राज्य स्तर पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दोनों में विवाद देखा गया। पंचायत के स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसमें राज्य चुनाव आयुक्त की जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा दोनों के मध्य जो विवाद देखा गया वो पीडीएस व्यवस्था को किस प्रकार से किया जाए उसके संदर्भ में देखा गया। राशन वितरण प्रणाली को किस प्रकार से लागू किया जाए, क्या इसके संदर्भ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को लागू करते हुए लोगों को कैश देना चाहिए उनके बैंक खाते में, या फिर इसके तहत चावल का वितरण फिजिकल आधार पर किया जाए, इसको लेकर भी दोनों में विवाद देखा गया है जो लगातार जारी है। अब इसके तहत हमें इसके राजनीतिक एंगल को भी देखना होगा, जिसके तहत पुदुचेरी में आने वाले अप्रैल के महीने में चुनाव भी होने वाले हैं और चूंकि पुदुचेरी का विपक्ष जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह अपनी कमियों को छुपाने के लिए सारे जो उनकी सरकार की कमियां हैं उसको वो वहाँ की जो उप राज्यपाल हैं उनको जो है जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, जिसके तहत समय समय पर उपराज्यपाल किरण बेदी के द्वारा जो सरकार की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप किया जाता है उसको उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है। इसके तहत उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं और साथ ही साथ उनमें केंद्र सरकार का बचाव करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जिससे निश्चित रूप से बचे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री का पद हो चाहे एलजी का पद हो, दोनों जो पद हैं वह संवैधानिक पद के रूप में विद्यमान होते हैं, जिसमें जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो किसी पार्टी का प्रवक्ता या किसी पार्टी का सदस्य ना होकर एक संवैधानिक दृष्टिकोण से संविधान का पालन करने वाले व्यक्तिकोण के से जो है वो कार्य करता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। इसी के चलते अब यह
कहा जा रहा है कि हमें इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचने की आवश्यकता है और दोनों संवैधानिक पदाधिकारी एक गतिशील आधार पर वार्ता को आयोजित करें और इसके आधार पर दोनों पदाधिकारी संविधान के अनुसार कार्य करते हुए राज्य का विकास करने के लिए कार्य करें, इसको सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है और यह मुख्य रूप से भारत नेपाल संबंधों से संबंधित है। संदर्भ क्या है? संदर्भ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली की भारत यात्रा होने वाली है और इसमें यह आशंका जाहिर की जा रही है कि विदेश मंत्री कालापानी विवाद का मुद्दा उठा सकते हैं। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो भारत और नेपाल ऐतिहासिक आधार पर भाषा, धर्म, सभ्यता और साझा संस्कृति से आपस में जुड़े हैं। हालांकि 2015 के बाद से कई सारे मुद्दों को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण संबंध यदाकदा देखे जाते हैं। इसमें हाल में कालापानी क्षेत्र का विवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके तहत भारत द्वारा जब धारचूला लिपुलेख लिंक सड़क का उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया और उसके बाद नवंबर में जब अपने नए मैप्स को जारी किया तो इसमें कालापानी क्षेत्र को भारत में दिखाया गया, जिसका नेपाल द्वारा विरोध किया गया और नेपाल ने कालापानी क्षेत्र पर दावा किया है। कालापानी जो है वह एक क्षेत्र का नाम है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी कोने में स्थित एक क्षेत्र है। यह पूर्व और दक्षिण में चीन और नेपाल, उत्तर में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है। वर्तमान में इसकी स्थिति है भारत के नियंत्रण में, लेकिन लगातार नेपाल द्वारा इस पर दावा किया जाता रहा है। मुख्य रूप से यह आप देख सकते हैं कालापानी क्षेत्र, यह एक प्रकार का ट्राई जंक्शन पे स्थित एक क्षेत्र है जिसकी जो सीमाएं हैं वह चीन, नेपाल और उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड से मिलती हैं। इसके संदर्भ में भारत ने जो है लगातार इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को बनाए जाने के लिए काफ़ी कार्य किया है। हालांकि इसके संदर्भ में हाल के समय में इसके क्षेत्र में विद्यमान बहुत सारे क्षेत्र जैसे कि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख, इन तीनों क्षेत्रों के संदर्भ में भारत और नेपाल के मध्य विवाद देखे जा रहे हैं और नेपाल द्वारा लगातार इन पर दावा किया जाता रहा है। तो 2020-21 में दोनों के बजट में जो है इसके संदर्भ में हम लगातार ये देख रहे हैं कि 2015 के बाद से लगातार इसके संदर्भ में हम विवादों को देख रहे हैं, उसको सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि नेपाल भारत के आप कह सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत एक महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान देश है, जिसके तहत दोनों देश ये चाहते हैं कि दोनों देशों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित हो सकें और यह दोनों देशों के हितों के लिए आवश्यक है। यदि भारत से नेपाल के संबंध बेहतर होंगे तो इससे निश्चित रूप से नेपाल को भी लाभ होगा और वह भारत के साथ रचनात्मक रूप से जुड़कर काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त कर सकता है, जिसके तहत भारत और नेपाल के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से कई सारे मैकेनिज्म, वार्ता तंत्रों की स्थापना की गई है। इसके तहत विदेश मंत्रियों के ज्वाइंट कमीशन को भी स्थापित किया गया है, जिसकी 5 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। इसका अंतिम जो राउंड है वो 22 अगस्त 2019 को हुआ था। उसके बाद से जो छठा राउंड होना था वह कोरोना वायरस के चलते पूरा नहीं हो पाया, जिसे अब पूरा किया जाएगा, जिसके लिए विदेश मंत्री आने वाले हैं। अब इसके तहत दोनों देश लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि 2015 के बाद से हमारे संबंध बेहतर हो सकें। इसके लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा फरवरी 2016 की बैठक में संबंधों को वापस पटरी पर लाने के लिए एक प्रख्यात व्यक्ति समूह यानी एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप की भी स्थापना की गई थी, जिसके तहत दोनों देशों के जो विशेषज्ञ लोग होते हैं वो साथ बैठकर दोनों देशों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। हालांकि इस एमिनेंट पर्सन ग्रुप द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह अभी तक भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं की है, जिसको स्वीकार किए जाने के दृष्टिकोण से कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हाल के समय में कोरोना वायरस को दूर किए जाने के दृष्टिकोण से उसकी वैक्सीन को प्राप्त किए जाने की दिशा में नेपाल द्वारा भारत से अपील की जाती रही है।
भारतीय विदेश मंत्री का इसके संदर्भ में वक्तव्य आया है कि विदेशों में भारतीय वैक्सीन को निर्यात किए जाने के संदर्भ में जो फैसला है वह आने वाले हफ्तों में लिया जाएगा। विशेष रूप से इसके संदर्भ में भारत को नेपाल के साथ ही भूटान दोनों को जो है विश्वास में लेने की आवश्यकता है। हाल के समय में विशेष रूप से दक्षिण एशिया में चीन ने जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया है, चीन ने जिस प्रकार से नेपाल को अपने पक्ष में करने के लिए नेपाल की राजधानी को कनेक्टिविटी नेटवर्क, रेलों के नेटवर्क आदि के माध्यम से तिब्बत से जोड़े जाने के विकल्प को सामने रखा है, उस दृष्टिकोण से नेपाल में भारत को बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो दक्षिण एशिया में जिस प्रकार से चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, नेपाल में जिस प्रकार से चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, उसको आप कह सकते हैं प्रति संतुलित किए जाने के दृष्टिकोण से भारत और नेपाल दोनों को जो है कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रवासी एकीकरण नीति सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, विश्व बैंक, अंकटाड कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रवासी एकीकरण नीति सूचकांक जो है इन तीनों ही संस्थाओं द्वारा जारी नहीं किया जाता। उत्तर हो जाएगा हमारा डी। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बहुत सारे आप कह सकते हैं थिंक टैंकों का समूह है जिसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसमें दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की भूमिका है, जिसमें से एक को कहते हैं सीडोब, बार्सिलोना सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, और दूसरा है माइग्रेशन पॉलिसी ग्रुप। तो इनके द्वारा जो है इसको मुख्य रूप से जारी किया जाता है। आज पेज नंबर 7 पे इससे संबंध में एक डेटा आया है जिसमें जो MIPEX है, माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स, प्रवासी एकीकरण नीति सूचकांक, उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी खराब है और इसके संदर्भ में मुख्य रूप से भारत में प्रवासियों के एकीकरण को किए जाने के दृष्टिकोण से भारत में बहुत कम प्रयास किए हैं। तो सीडॉप के बारे में अगर हम बात करें तो वह एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो स्थानीय, राष्ट्रीय और यूरोपीय लोकतांत्रिक सरकार पर आधारित वैश्विक शासन और अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोग अपने जीवन को भय से मुक्त और स्वतंत्रता में जी सकें। यह संवाद आदि के माध्यम से सभी विविधताओं और सक्रिय रूप से मानव अधिकारों और लैंगिक समानताओं का बचाव करने के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। दूसरी जो थिंक टैंक है, माइग्रेशन पॉलिसी ग्रुप, वह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी यूरोपीय संगठन है जो रणनीतिक सोच और समानता गतिशीलता पर कार्य करने के लिए समर्पित है। यह मुख्य रूप से 3 अंतर संबंधित कार्यों से संबंधित है, जिसमें व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट, विविधता और एकीकरण, भेदभाव का विरोध और समानता शामिल है। और इन्हीं के द्वारा इस प्रकार के इंडेक्स को शामिल जारी किया जाता है जिसका नाम है प्रवासी एकीकरण नीति सूचकांक, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स। यह एक ऐसा उपकरण है जो 5 महाद्वीपों में 52 देशों में प्रवासियों को एकीकृत किए जाने के लिए की गई नीतियों को मापता है। इसमें किसी देश विशेष में जो प्रवासी आते हैं उनको किस प्रकार से अवसर दिए जाते हैं, उसके संदर्भ में उनकी समृद्धता की स्थिति क्या है, उनकी किस प्रकार से स्थिति है, इसको मापने के लिए इसके तहत बहुत सारे संकेतक, सूचकांक आदि बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से देशों में देखा जाता है कि प्रवासियों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारों द्वारा क्या किया गया है, इसका वे मूल्यांकन करते हैं और इसकी तुलना करने का प्रयास करते हैं। इसी के तहत देशों को ये बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है कि वह प्रवासियों के एकीकरण के संबंध में जो नीतिगत प्रभावशीलता है उसमें सुधार करें। इसके तहत प्रवासियों के साथ समान उपचार किया जा सके और इसके लिए मानकों में सुधार किया जा सके। साथ ही साथ जो इसके तहत विविध प्रकार के नीतिगत एक्टर्स या फिर नीतिगत अभिकर्ता कार्य करते हैं, वह भी विविध देशों में प्रवासियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारों के प्रति सूचनाबद्ध हो सकें, संलग्न हो सकें, इसके लिए इसमें प्रयास किया जाता है। इसमें सीडॉप और एमपीजी जैसे थिंक टैंकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिन्हें यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसके समझ में समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से त्योहार सूर्य को समर्पित त्योहारों के रूप में जाने जाते हैं? मकर संक्रांति, माघ बिहू, भोगी, पोंगल, लोहड़ी
केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 2 और 4, 1 और 5 की उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो त्योहार हैं वे सूर्य को समर्पित त्योहारों के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें 13 तारीख यानी आज के दिन और कल मकर संक्रांति के दिन त्योहारों को मनाया जाता है। तो आज पेज नंबर 1 में इससे संबंधित खबर एक चित्र आया है, जिसमें भारत के जो फसल महोत्सव हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह वो दिन होता है जब भारत और नेपाल के लोग अपनी फसल को काटते हैं और इसका जश्न मनाते हैं। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि असम में इसे माघ बिहू कहते हैं, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में इसे मकर संक्रांति या भोगी के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य के मकर राशि में पारगमन के पहले दिन को चिन्हित करता है, जो सर्दियों के महीनों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। यह मुख्य रूप से सूर्य को समर्पित त्योहार होते हैं, जिसमें बिहू नृत्य भारतीय राज्य असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है, जो बिहू त्योहार और असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समय समय पर चर्चा में रहने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 और 1267 का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, आतंकवाद उन्मूलन, सन 2100 या 2100 ईस्वी तक जलवायु परिवर्तन में होने वाली तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1373 और 1267 का संबंध किससे है? तो आतंकवाद को उन्मूलित किए जाने से है। उत्तर हो जाएगा हमारा बी। आज इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा स्पीच दी गई है, और इसमें चीन और पाकिस्तान की उन्होंने इस आधार पर आलोचना की है कि वह अपने क्षेत्र में अपनी नीतियों के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से इसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 और 1267 का महत्वपूर्ण रूप से स्थान है, जिसमें यूएनएससी का प्रस्ताव 1373 को सितंबर 2001 में अपनाया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र घरेलू क्षेत्रों और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए कानूनी और संस्थागत क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उपायों को लागू करते हैं। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1267 अक्टूबर 1999 में तालिबान और अल कायदा को निशाना बनाने के लिए अपनाया गया। इसके तहत एक समिति, जिसे 1267 प्रतिबंध समिति, 1267 सैंक्शंस कमेटी बनाई गई है, जो विविध प्रकार के जो आतंकवादी हैं उनको डेजिग्नेट करती है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन और उनके सहयोगियों को आतंकवादियों के रूप में नामित किया जाता है, और अल कायदा, ओसामा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को इसके माध्यम से कवर करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाए जा सके, इसके लिए कार्य किया जाता है, जिसमें इस पर लगाए गए प्रतिबंध दुनिया के सभी हिस्सों के व्यक्तियों और संगठनों पर लागू होते हैं। इस शासन व्यवस्था में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति, यूएन यूएस सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी और लोगों और संस्थाओं की एक समेकित सूची भी शामिल होती है, जो कि अल कायदा या तालिबान से जुड़े हुए व्यक्तियों की लिस्ट है। इसके तहत समिति प्रत्येक राष्ट्र से रिपोर्ट भी प्राप्त करती है कि कैसे कार्य आगे बढ़ रहा है, और यह किसी भी व्यक्ति पर लगाए गए शर्तों या प्रतिबंध आदि में आवश्यकता अनुसार बदलाव करने भी सक्षम है। और मुख्य रूप से 1267 समिति के प्रस्ताव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों की घोषणा की जाती है, ताकि उनके क्रियाकलापों पर रोक लगाई जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। न्यायालय की अवमानना का तात्पर्य किसी न्यायालय की गरिमा या अधिकार का अनादर करना है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान से अपनी अवमानना शक्तियां प्राप्त करते हैं। संविधान अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना विभाजित करता है। केवल एक और दो, 1, 2 और 3 के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके संदर्भ में पहला और दूसरा कथन तो सही है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में 1971 के एक एक्ट के माध्यम से विभाजित किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, केवल 1 और 2।
तो आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें बहुत सारे जो विद्वान हैं, जिसमें एन राम का आप नाम ले सकते हैं, जो द हिंदू अखबार के पूर्व एडिटर रहे हैं। इसके अलावा आउटलुक मैगजीन के एडिटर कृष्ण प्रसाद, इसके अलावा अरुण शौरी, प्रशांत भूषण आदि कर्नाटक हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और इसके माध्यम से 1971 का जो न्यायालय की अवमानना से संबंधित जो कानून है उसको जो है चैलेंज किया गया है। उसके विशेष रूप से सेक्शन 2CI को जो है चैलेंज किया गया है, जिसके माध्यम से आपराधिक अवमानना को चलाए जाने का प्रावधान है। अगर हम बात करें न्यायिक अवमानना की, तो न्यायिक अवमानना का मतलब होता है किसी न्यायालय की गरिमा या अधिकार का अनादर करना। इसका उद्देश्य होता है कि जनता के हितों की रक्षा की जा सके, क्योंकि यदि न्यायालय को बेवजह बदनाम किया जाएगा तो न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास कमजोर या क्षीण हो सकता है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए संविधान से ही शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही साथ इसके संदर्भ में जांच और दंड देने के लिए इसकी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने में 1971 में एक कानून बनाया गया, जिसका नाम है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जो अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में विभाजित करता है। इसके तहत सिविल अवमानना से तात्पर्य होता है किसी भी न्यायालय के आदेश की दृढ़ अवज्ञा, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, यानी किसी भी न्यायालय के आदेश को आप जानबूझकर ना माने। वहीं दूसरी ओर आपराधिक अवमानना में कई सारे कृत्य शामिल होते हैं, या फिर किसी कृत्य का प्रकाशन जिसमें आप किसी कोर्ट को बदनाम करें, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया या कार्यवाही में आप रोक लगाएं, प्रिजुडिसिस एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, या फिर न्याय के प्रशासन में किसी अन्य तरीके से हस्तक्षेप करें, इंटरफेयर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसमें जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट जो वर्ड है, न्यायालय को बदनाम करना जो वाक्यांश है, उसमें व्यापक रूप से ऐसे बयान या प्रकाशन शामिल हो सकते हैं जिससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम होने का प्रभाव हो। और इसी का सेक्शन जो है यह संबंधित है 2CI से, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, क्योंकि यह जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट या फिर स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट को करने का प्रयास, यह जो आपराधिक प्रकार की अवमानना को प्रारंभ करने का जो कारक है उसको काफ़ी अस्पष्ट प्रकार का सौंपा गया है। और समय समय पर इसके संदर्भ में न्यायालय ने कई सारे जो प्रसिद्ध कार्यकर्ता आदि हैं उनको इसका दायरा बनाया है, जिसमें अभी हाल में ही प्रशांत भूषण के केस के बारे में आपने सुना होगा। तो यह जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मुद्रा में सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 की 1, 2 और 3। तो इस्पात स्लैग जो होता है वह लोह और इस्पात का उत्पादन करने में एक अपरिहार्य उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश स्टील स्लैग का उपयोग उर्वरक बनाने में प्रमुखता से कर रहे हैं। इसके अलावा इसका उपयोग सड़क की आधार धातु के रूप में भी किया जाता है, जिससे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का भी उत्पादन होता है। हैंडबुक्स ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार स्टील स्लैग का उपयोग मृदा की कंडीशनिंग या सुधार के लिए भी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बेस, सड़क का निर्माण, कृषि मृदा सुधार, सीमेंट उत्पादन, तीनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2 और 3, तीनों जो है हमारा उत्तर होगा। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। कानूनों पर निर्णय करते समय न्यायालयों को अपने डोमेन में रहना चाहिए। आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, सार्क की गिरती भूमिका के बावजूद इसके अस्तित्व के लिए तर्क अभी भी बरकरार है और भारत इसे अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मंच के रूप में उपयोग कर सकता है। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं उनको आज की परिचर्चा के आधार पर आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक के माध्यम से हमने ये प्रयास किया कि हम अपनी तरफ से द हिंदू का बेहतर एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। यदि आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप सबका
धन्यवाद।